आज इंडिया न्यूज सबूतों के साथ में करने जा रहा है बड़ा खुलासा जिसकी वजह से पूरे देश की आंखें खुली रह जाएंगी। 26 जनवरी से लेकर के अभी तक न जाने कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और उनमें से एक गिरफ्तार भी हो चुका है। लेकिन लाल किला पर दोपहर 12:20 से लेकर शाम 5 बजे तक हुआ क्या था, मिनट टू मिनट डिटेल अभी तक किसी के सामने नहीं आई है। लेकिन इंडिया न्यूज आज यही बड़ा खुलासा करने वाला है। पहली बड़ी खबर लाल किला कांड पर, देश का सबसे बड़ा खुलासा। लाल किला हिंसा पर चिट्ठी आई सामने। एएसआई अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को यह चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में लाल किला तांडव की मिनट टू मिनट डिटेल दी गई है। चिट्ठी से बहुत बड़ा राज खुलने वाला है। लाल किला को चारों तरफ से घेरा गया था, यह चिट्ठी में बताया गया है। लाल किला में तबाही के इरादे से बवाली आए थे, प्रदर्शनकारी आए थे, यह भी चिट्ठी में मेंशन किया गया है। यानी चिट्ठी में दोपहर 12 बजे, सवा 12 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक क्या हुआ, एक एक चीजें बहुत क्लियरली मेंशन की गई हैं। और कहा यह जा रहा है कि इस खुलासे के बाद दिल्ली पुलिस के लिए भी बहुत आसान हो जाएगा। जितने भी बवाली रहे, जितने भी दंगाई रहे, जितने भी गणतंत्र के गुनहगार रहे हैं, एक एक को अपनी गिरफ्त में लेकर के आने का। आगे हम और भी खुलासे आपको करेंगे जहां पर आप ये जानेंगे कि लाल किला कांड का कोई शाहीन बाग कनेक्शन है या फिर नहीं। लेकिन आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। लाल किला कांड पर ये एएसआई अधिकारी की जो चिट्ठी है ना, इसमें क्या क्या कहा गया है और इसके जरिए क्या खुलासा हुआ है, अब आप देखें। दोपहर 12:20 से करते हैं शुरुआत। इस चिट्ठी के जरिए एएसआई अधिकारी ने दिल्ली पुलिस को यह कहा है कि 25 ट्रैक्टर और 300 प्रदर्शनकारी लाल किले के अंदर घुसे। उसी समय दिल्ली पुलिस और सीआईएसएफ ने भीड़ को काबू किया। लाहौरी गेट के तीनों गेट बंद करके लॉक कर दिए गए। प्रोटेस्टर्स ने लाहौरी गेट से एंट्री करने की कोशिश की। दोपहर 1 बजे नेताजी सुभाष मार्ग से प्रदर्शनकारी लाल किले की तरफ बढ़े। प्रोटेस्टर्स को मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर सवार लोगों ने लीड करना शुरू कर दिया। इस ग्रुप ने भी लाहौरी गेट की भीड़ को ज्वाइन कर लिया। भीड़ ने टिकट काउंटर, डोर फ्रेम को नुकसान पहुंचाना शुरू किया। ताबड़तोड़ ये लोग मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर, इन सभी को डैमेज करने लगे और तांडव का एक नाच चलने लगा। इसके बाद प्रदर्शनकारी लाहौरी गेट के एंट्रेंस पर पहुंचे। लाहौरी गेट का दरवाजा आयरन रॉड और चेन से लॉक किया गया था। भीड़ लोहे की रॉड पर चढ़ी अंदर की तरफ कूद गई। अपने साथ ले आए गए आयरन टूल से चेन को तोड़ा गया। इनमें से ज्यादातर भीड़ के पास हथियार थे। सीआईएसएफ ने ट्रैक्टर्स को रोकने के लिए एक बस खड़ी की, इसे डैमेज किया गया। 3 ट्रैक्टर लाल किले के अंदर जाने में कामयाब हो गए। भीड़ स्टेज की तरफ भागी। जबरदस्ती एक झंडा पोल पर फहराया गया। मैं उसी पोल की बात कर रहा हूं जिस पर प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन यानी आजादी की सालगिरह जब देश मनाता है, वहां पर तिरंगा झंडा फहराते हैं। इसके बाद भीड़ को किले की दीवार की तरफ पूरी तरह चार्ज कर दिया गया। ललकारा गया कि किले की दीवार की तरफ बढ़िए। दीवार पर चढ़कर 2-3 और भी लोगों ने पोल पर 2 झंडे और लगाए। कहा यह गया कि खालसा पंथ का झंडा है। शाम 5 बजे पूरी भीड़ को लाल किला कॉम्प्लेक्स से निकाला गया। लेकिन तब तक इसी तरह तबाही का तांडव लाल किला के अंदर चलता चला गया। आशीष सिन्हा के पास में चलते हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता आशीष सिन्हा का ये एक्सक्लूसिव खुलासा है जिसके जरिए आप ये जानना है कि 5 घंटे तक आखिरकार 26 जनवरी 2021 को क्या क्या हुआ था। सीधे आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, आपने जो खुलासा किया है, एएसआई ने एक चिट्ठी लिखी है दिल्ली पुलिस को, यह बताया है कि मैं चश्मदीद रहा हूं। 5-5.5 घंटे तक क्या चला, एक एक चीजें चिट्ठी में जिक्र की गई हैं। इस चिट्ठी में लेकिन जो भी बताया गया है, क्या यह माना जाए वाकई में एक आपराधिक षड्यंत्र था? क्या यह माना जाए कि उपद्रवियों ने, बवालियों ने पहले ही लाल किला की रेकी करके रखी थी? उन्हें यह पता था कि लाल किला का घेराव किस तरह से करना है, अंदर कैसे जाना है, लोहे की रॉड को किस तरह से तोड़ना है, हथियार कैसे साथ में लेकर के जाना है? क्या हम ये माने कि पहले से पूरी तैयारी थी? गई है एएसआई की तरफ से। उस चिट्ठी को देखकर तो यही लगता है कि उपद्रवी जो थे वो मन बनाकर आए थे कि कैसे हमें लाल किला में एंट्री करनी है। ठीक है। दोपहर 12:10 से चिट्ठी साफ कहती है कि उस समय कोशिश की। जो सुरक्षा बल थे वो आउट ऑफ नंबर थे, उन्हें हालांकि फिर भी रोकने की कोशिश की गई। लेकिन 1 बजे जो उन्मादी भीड़ थी वो अंदर प्रवेश कर गई। और सबसे अगर आप देखें, अहम बात यह है कि लाल किला जो है वो यूनेस्को के धरोहर में आता है। उसके बावजूद वहां पर अंदर जाकर तोड़फोड़ की गई। उसमें मॉब ने टिकट काउंटर, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर, बैगेज स्कैनर को डैमेज किया और जो पूरा टिकट काउंटर है उसको तबाह कर डाला। जो 3 ट्रैक्टर थे, जो चिट्ठी है उसमें लिखा हुआ है कि 3 ट्रैक्टर जो थे वो लाल किला के परिसर में अंदर जाने में कामयाब हो गए। कल हमने वो तस्वीर दिखाई थी अपने दर्शकों को जिसमें एक ट्रैक्टर जो लाल किला के अंदर के परिसर के अंदर लगातार राउंड लगा रहा है, जो पुलिस वालों पर चढ़ाने की कोशिश कर रहा है, वो उन 3 ट्रैक्टरों में से एक था जो परिसर के अंदर जाने में कामयाब हो गया था। इतना ही नहीं, बाकायदा उनके पास एक चैन कटर था, क्योंकि जो लाहौरी गेट का जो दरवाजा है
जो एसआई की रिपोर्ट थी उसके हिसाब से पहले जो प्रदर्शनकारी थे वो पहले गेट को फांद कर अंदर की तरफ गए। उसके बाद उन्होंने बकायदा कटर से उस गेट के लॉक को तोड़ा और भीड़ जो थी वो तेजी से अंदर की तरफ गई। कई ऐसे टूरिस्ट थे जो वहां पर मौजूद थे लेटर के हिसाब से, जिन्हें बाहर निकाला गया, उन्हें बचाया गया। 5 घंटों तक ये लाल किले में तांडव चलता रहा। जो सिक्योरिटी गार्ड थे वो आउट ऑफ नंबर थे। दिल्ली पुलिस के जो लोग थे वो भी बेबस हमें तस्वीरों में नजर आ रहे थे, और किस तरह से हिंसा फैलाई वहां पर वो भी आप तस्वीरों में देख सकते हैं। इसी को लेकर एएसआई ने कोतवाली में थाने में एक अपनी कंप्लेन दी, एफआईआर दर्ज करने की मांग की थी, जिस पर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एफआईआर दर्ज कर ली है। 26 जनवरी को जो दिल्ली में हिंसा हुई राशिद, उसको लेकर अब तक दिल्ली में कुल 44 जो मामले हैं वो दर्ज किए जा चुके हैं। 14 जो मामले हैं वो वो स्पेशल टीम को, यानी जो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच है उसको ट्रांसफर कर दिए गए हैं। 124 लोगों की अब तक इस पूरे मामले में धरपकड़ हुई है। हाँ, अच्छा आशीष, एक बात और भी बताएं इससे पहले कि मैं अलग अलग बॉर्डर की तरफ चलूं, मुझे एक बात और भी समझाइएगा। ये जो आपने एक्सक्लूसिव खुलासा किया है ना, इसमें ये पता चला है कि पहले तो दिल्ली पुलिस की टीम ने या फिर सीआरपीएफ की जो टीम थी, पूरी टुकड़ी थी, इस भीड़ को पहले उसने न्यूट्रलाइज कर दिया था, लेकिन बाद में भीड़ और भी ज्यादा उग्र हो गई। क्या ये माना जाए कि ये भीड़ पहले प्लान ए तैयार करके आई थी, प्लान ए अगर फेल हो जाता है तो प्लान बी पर काम करेंगे, प्लान बी भी फेल हो जाता है तो प्लान सी पर काम करेंगे, क्या हम ये माने? देखिए, दोपहर 12 बजे के करीब जो 3 बार अटेम्प्ट किया था लाल किले के भीतर जाने के लिए, जिसको तीनों बार गया था जो वहां पर जवान मौजूद थे। हाँ। लेकिन दोपहर 1 बजे सुभाष मार्ग से बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी थे वो लाल किला की तरफ बढ़ने लगे। चिट्ठी के मुताबिक इन प्रदर्शनकारियों को मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर पर सवार लोग लीड कर रहे थे। इस ग्रुप ने भी लाहौरी गेट के बाद मॉब को ज्वाइन किया और उसके बाद जबरदस्ती अंदर घुसने की कोशिश की। अच्छा। सुरक्षाकर्मी बिल्कुल आउट ऑफ नंबर थे, जिसके बाद इन्होंने टिकट काउंटर, डोर फ्रेम, मेटल डिटेक्टर आदि को नुकसान पहुंचाया। इसके बाद मॉब लाहौरी गेट के एंट्रेंस पर पहुंची। लाहौरी गेट का पूरा दरवाजा बड़ी आयरन रॉड और साथ में आयरन चैन से लॉक था। मॉब इस आयरन रॉड पर चढ़कर अंदर की तरफ कूद गई और उसके साथ आयरन टूल्स को, चेन जो टूल्स थे उससे चैन को तोड़ दिया। ठीक है, और जो उन्मादी भीड़ थी वो अंदर जाने में कामयाब हो गई। एक और आप ही का बहुत बड़ा खुलासा हम करने जा रहे हैं, जिसके जरिए आपने हमें यह बताया है कि लाल किला कांड के साजिश के तार शाहीन बाग के साथ भी जुड़े हो सकते हैं। क्वेश्चन मार्क लगा करके हम ये बात कर रहे हैं। और क्यों हम ये बात कर रहे हैं? आशीष सिन्हा का दूसरा सबसे बड़ा खुलासा आज का, लाल किला कांड के आरोपी पर बहुत बड़ा खुलासा है ये। शाहीन बाग से जुड़े हैं हरमन के तार। लाल किला कांड का आरोपी है धर्मेंद्र हरमन। धर्मेंद्र हरमन गिरफ्तार भी हो चुका है, जिसकी तस्वीरें अभी आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये धर्मेंद्र हरमन है कौन, ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। जो धर्मेंद्र हरमन अपनी कार की छत पर चढ़ा हुआ है, आपको इंफोग्राफिक स्टूडियो लेकर के चलते हैं। धर्मेंद्र हरमन के बारे में आप जाने। धर्मेंद्र सिंह हरमन, क्राइम ब्रांच के एसआईटी को ने जिसे गिरफ्तार किया है, अभी गिरफ्त में आने वाला पहला ये आरोपी है, गुनहगार है गणतंत्र का। 26 जनवरी को लाल किला पर लोगों को भड़काने का काम धर्मेंद्र हरमन ने किया। हरमन अपनी कार लेकर जबरदस्ती लाल किला के अंदर घुसा, अपनी कार की छत पर बैठकर जमकर नारेबाजी कर रहा था। हरमन की तस्वीर लाल किला के अंदर लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। कार नंबर के आधार पर हरमन का पता खंगाला गया। दिल्ली के अर्जुन नगर का रहने वाला है धर्मेंद्र सिंह हरमन। शाहीन बाग में हुए विरोध प्रदर्शन के वक्त भी ऐसा बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा सक्रिय रहा है। तो क्या यह माना जाए लाल किला कांड के शाहीन बाग कनेक्शन भी है? आशीष, दिल्ली पुलिस अब इसकी जांच कर रही है राशिद, क्या कि लाल किला में जो हिंसा हुई है 26 जनवरी को, उसके शाहीन बाग से कहीं कोई कनेक्शन तो नहीं है। अच्छा। क्योंकि जो शख्स हरमन ये गिरफ्तार हुआ था, ये शाहीन बाग में जो विरोध प्रदर्शन हो रहा था उस दौरान भी ये सक्रिय था। सबसे दिलचस्प बात यह है कि हरमन न सिर्फ भीड़ को मोबिलाइज कर रहा था, बल्कि ये अपनी गाड़ी लेकर लाल किला के अंदर भी जाने की अंदर चला गया था। ये लगातार लोगों से ये कह रहा था कि आप लाल किले के भीतर चलो, लाल किले के भीतर चलो, और वो वहां नारेबाजी कर रहा था। जो फुटेज जो थी वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जब इसकी गाड़ी का नंबर को ट्रेस किया गया तब ये पता चला कि दिल्ली के ही अर्जुन नगर का रहने वाला है, जिसके बाद कल देर रात में इसकी गिरफ्तारी हुई। एक मिनट आशीष आप रहिए मेरे साथ में। इसी खबर को लेकर के, इसी बड़े खुलासे को लेकर के एक बार बॉर्डर रिपोर्ट्स भी ले लेते हैं। आशीष, आप ही के साथ में टिकरी बॉर्डर से मेरे साथ में हैं सुमित दुबे, ऐश्वर्या जैन, सिंगू बॉर्डर से लाइव जुड़े हुए हैं, और इसके अलावा गाजीपुर बॉर्डर चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन, सबसे पहले क्विक अपडेट आप मुझे दें। सुबह सुबह आपने तस्वीरें दिखाई थी, पता ये चला था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो कीलों को उखाड़ने का काम कर रहे हैं। क्या ये दिल्ली पुलिस के लोग थे, और अगर हाँ तो फिर दिल्ली पुलिस ने अपनी ही लगाई कीलें हटाने का काम क्यों किया?
देखिए, ये बात तो साफ है कि किलो को लेकर किरकिरी हो रही थी। किसान लगातार सवाल उठा रहे थे, लेकिन ये भी बात साफ है कि कुछ असामाजिक लोगों ने कीले हटाने का, उन्हें दबाने का काम किया। तो सुबह हमने एक रिपोर्ट दिखाई जिसमें ये पता चला, हमने दिखाया भी था कि मेरे ठीक पीछे जो ये बैरिकेड है, इनके नीचे जो कीले लगाई गई थी उनको किसी ने दबा दिया था, लेकिन फिर बाद में उन कीलों को हटा दिया गया। एक शख्स यहाँ पर पहुंचा और वो यहाँ से कीलों के पैनल हटाने लगा। जब हमने पूछा तो पता चला कि दिल्ली पुलिस की तरफ से यहाँ कीले हटाने के लिए भेजा गया है और वो शख्स दिल्ली में ही उन कीलों के पैनल को वापस रख कर आ गया। अब ये पता चला है कि उन कीलों को री इंस्टॉल किया जाएगा क्योंकि वो पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी और क्योंकि वो बॉर्डर के इस तरफ जहां मैं खड़ा हूं, यूपी वाले हिस्से में इस तरफ कीले लगाई गई थी, तो यहाँ पर किसान रात के वक्त किसी ने उन कीलों को डैमेज किया था, तो अब उन्हें रीइंस्टॉल करके दिल्ली वाले हिस्से में जिस तरह जवान भी तैनात रहते हैं। एक ब्रेकिंग अपडेट है इस वक्त की बड़ी खबर रामपुर से आ रही है। यूपी के रामपुर पहुंच गई हैं प्रियंका गांधी। किसान के परिजनों से मिलने पहुंची हैं प्रियंका गांधी। 26 जनवरी को हुई थी किसान नवनीत सिंह की मौत। प्रियंका गांधी के साथ गाड़ियों का एक बहुत बड़ा काफिला है। प्रियंका गांधी पहुंच गई हैं यूपी के रामपुर में। अभी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि उससे पहले हापुड़ के पास में प्रियंका गांधी के गाड़ी के काफिले की एक गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ था। लेकिन एक और बड़ी खबर, किसान आंदोलन की आड़ में सियासत भी तेज हो गई है। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे 8 विपक्षी दलों के नेता। हरसिमरत कौर ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा देश में लोकतंत्र नहीं रहा। यह हरसिमरत कौर ने कहा और कहा कि बॉर्डर पर जेल से भी बदतर हालात हो गए हैं। सुनिए। क्या सरकार कहती है बात करें, फोन करें, कौन बाहर आके कर सकता है? ये तो वो है कि जेल से भी बदतर हालत आपने कर दी है, उनको उधर कैद करके, ये अन्नदाता को, बेचारे गरीब किसान को। और वो क्या मांग रहा है कि आप ये कानून मेरे ऊपर लागू ना करिए जो आपने मेरे से बिना पूछे मेरे ऊपर थोप दिए और ये हालात कर दिए। हम इसकी पार्लियामेंट में चर्चा करना चाहते हैं, सरकार, स्पीकर साहब हमें करने नहीं दे रहे हैं। किसानों के चाहे पानी बंद कर दिया गया, बिजली बंद कर दी गया, इंटरनेट बंद कर दिया गया, उनकी सारी सुविधाएं बंद की जा रही है और उनको एक तरीके से देशद्रोही बनाने की कोशिश करी जा रही है। मैं समझता हूं कि देश के अंदर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इससे बड़ा कोई और नहीं हो सकता। ये काला इतिहास जो सरकार लिख रही है, इसका उनको खमियाना भुगतना पड़ेगा। Appalling, shocking to see that our own people have been barricaded from entering. Is this a way to treat us? चलिए एक बार बहुत जल्दी से टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर भी चलते हैं। सबसे पहले ऐश्वर्या जैन आपके पास आते हुए, अभी आप चूंकि सिंगू बॉर्डर पर हैं, किसान महापंचायत में कल जींद में बड़ा प्रस्ताव पास हुआ है। 6 फरवरी के 2 दिन पहले क्या चल रहा है हमें ये बताएं और किसान आगे क्या करने वाले हैं और कील को लेकर के सिंगू बॉर्डर का अपडेट क्या है? संयुक्त किसान मोर्चा की आज एक बार फिर अहम बैठक होने वाली है और जो प्रस्ताव कल जींद की महापंचायत में पास किए गए थे उनको इस बैठक में रखा जाएगा और आगे की रणनीति इस पर तय की जाएगी। कहा यह भी जा रहा है कि योगेंद्र यादव समेत तमाम जो 40 किसान संगठन के नेता हैं वो पहले ही सिंगू बॉर्डर के संयुक्त किसान मोर्चा के ऑफिस पहुंच चुके हैं। राकेश टिकैत भी कहीं ना कहीं पहुंच सकते हैं। इसके अलावा लगातार इंटरनेट सर्विसेज अभी भी सस्पेंडेड है, इसलिए हम थोड़ा आगे आए हुए हैं। लेकिन जब हम वहां गए थे और हमने वहां से रिपोर्ट करी तो देखा कि लगातार सिक्योरिटी मेजर्स के लिए जो सिक्योरिटी जो बैरिकेडिंग्स लगाई गई थी, फेंसिंग वायर्स लगाए गए थे, वो एज इट इज है और कीलें जो लगाई गई थी वो भी लगातार दिल्ली पुलिस की सुरक्षा में वहां पर लगी हुई है। यानी मल्टी लेयर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग अभी भी सिंगू बॉर्डर पर है। इंटरनल रोड्स को भी कहीं ना कहीं सिंगू बॉर्डर पर ब्लॉक कर दिया गया है। ये तो सिंगू बॉर्डर की रिपोर्ट है, लेकिन टिकरी बॉर्डर पर क्या चल रहा है ये बताएंगे मुझे सुमित दुबे। सुमित, टिकरी बॉर्डर पर भी कील बिछाई गई थी और इसके अलावा तारबंदी, बाड़बंदी भी की गई थी। वहां की रिपोर्ट क्या है? 3-4 दिन पहले जब वहां के स्थानीय लोग भड़के थे तो लोगों ने तंबू उखाड़ दिए थे। इसे लेकर के अभी का अपडेट क्या है आपके पास? जी देखिए राशिद, 2 बातें हैं। पहली बात ये कि जो कीलें लगाई गई थी या जो सीमेंटेड और कंक्रीट वाले बैरिकेड्स लगाए गए थे वो अभी भी बरकरार हैं। और एक नया अपडेट यहाँ पर ये है कि पुलिस ने मीडिया को भी उन जगहों पर जाने से रोक दिया गया है। शुरुआत में जब मीडिया वहाँ पहुंची थी और कीलों की तस्वीरें आई थी तो काफ़ी बड़े पैमाने पर उनकी चर्चा हुई थी, लेकिन आज हमने देखा आज सुबह से ही मीडिया को वहाँ जाने से रोक दिया गया है। जो 1-1.5 किलोमीटर पहले ही मीडिया को माफ कीजिएगा टिकरी बॉर्डर पर जाने से रोक दिया जा रहा है। ये अपडेट यहाँ से है। दूसरी बात यह है कि जो इंटरनल रोड्स थे, इंटरनल जो गलियां थी, जो सड़कें थी जिनसे होकर लोग आते जाते थे, उनको भी अब ब्लॉक कर दिया गया है और आइडेंटिटी कार्ड देखने के बाद जो लोकल लोग हैं उनको जाने दिया जा रहा है, लेकिन मीडिया को नहीं जाने दिया जा रहा है। दूसरी बात जो आपने कही कि जो लोकल लोगों ने यहाँ पर टेंट्स उखाड़े थे, वैसी ऐसी कोई स्थिति यहाँ नहीं दिख रही है। कुछ लोगों का ये भी दावा है कि वो लोकल्स नहीं थे, बाहर से लाए गए थे। ये अपना जांच का विषय है अपने आप में, लेकिन ऐसी कोई हालात अभी यहाँ टिकरी बॉर्डर पर नहीं है। लेकिन अपडेट केवल इतना है कि जो कीलें लगाई गई थी, जो सिस्टम लगाया गया था किसानों को रोकने के लिए, बैरिकेड्स लगाए गए
गए थे वो अपनी जगह पर है मौजूद, लेकिन ठीक है। मीडिया को उस जगह पर जाने से टिकरी रोक बॉर्डर दिया की गया जो है। किले हैं वो अभी भी मौजूद हैं, ये सुमित दुबे हमें बताते हुए। लेकिन जतिन गोस्वामी की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और इस रिपोर्ट के जरिए ही हम ये देखेंगे कि आखिरकार अगर गाजीपुर बॉर्डर पर किले हटाई जा रही हैं तो इसके पीछे माजरा क्या है। और उसके बाद हम चलेंगे राकेश कुमार सिंह के पास, क्योंकि राकेश टिकैत ने एक बड़ी बात बोली है, सीधे धमकी देते हुए ये बात कही है उन्होंने कि मंत्रियों से बात नहीं होगी, प्रधानमंत्री गृह मंत्री अब बात करेंगे तो हम बात करेंगे, वरना बात नहीं होगी। और कीलें जो लगाई गई हैं इस पर लेट जाएंगे किसान 6 फरवरी को, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन पहले ये कीलें हटाने का माजरा क्या है, दिल्ली यूपी गाजीपुर बॉर्डर से जतिन की रिपोर्ट। गाजीपुर बॉर्डर पर हम मौजूद हैं। हमारे सामने एक शख्स जा रहा है जिसके हाथ में ये वो वाली पट्टी है जिस पर कीलें लगी हुई थी, और कीलें क्योंकि उखाड़ दी गई हैं, वहां से जो कीलों का पैनल था वो यहां पर उखाड़ दिया गया है। और आप देखिए ये शख्स यहां पर लेकर जा रहा है। क्यों ये उखाड़ी गई हैं, हालांकि इसका रीजन साफ नहीं है। ये जो कीलें हैं क्यों उखाड़ी गई हैं, किसने उखाड़ी है? मुझे क्या पता, अब तो मैं तो काम करता हूँ जी। तो कुछ असामाजिक तत्व से कौन लोग थे वो लोग? मुझे क्या पता। तो देखिए इनका ये कहना है कि इनको नहीं पता है कि कीलों के ये पैनल किसने उखाड़े हैं, लेकिन हमने आपको रात को दिखाया था कि कैसे इन जो पैनल्स हैं इनको उखाड़ दिया गया है। और अब ये पैनल्स दिल्ली वाले हिस्से में इन 2 लोगों ने लाकर रखे हैं। और यहाँ पर आप जवान देख सकते हैं, कीलों को पूरी तरह से उस समय उखाड़ा गया जब यहाँ पर एक पैनल आया हुआ था सांसदों का, और जो पुलिस की पूरी सुरक्षा थी उनका फोकस जो है वो उनकी तरफ था, सांसदों की तरफ था। और उस दौरान ये जो पैनल है वो उखाड़ा गया है। हालांकि जिस शख्स को हमने आपको दिखाया था उसका ये कहना है कि वो तो सिर्फ इसे लेकर आया। अगर आप बात करके बता सकें कि आप क्या हुआ था, कुछ तो बताइए। मेरे को कुछ पता नहीं, उन्होंने सर ने कहा था कि वो किसने कहा था आपको यहाँ लाने के लिए? मैं थोड़ी पहचानता हूँ। यहाँ लाने के लिए किसने कहा आपको? है एक पुलिस था, उसने कहा कि वहाँ मतलब उस साइड है वो कि पूर रहे थे कि यहाँ लाकर वो प्लेट लानी है, यहाँ पे धर देना। जब आप गए तो उखड़ी हुई थी या उखाड़ के कोई उखाड़ रहा था? उखड़ी रही थी, वहाँ से धरी रही थी। क्या नाम है आपका, कहाँ रहते हैं? हम तो एमपी के हैं सर जी। यहाँ क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं? यहाँ काम करते हैं, यहाँ रहते हैं, झुग्गी पड़ी है। मजदूरी करते हैं? हाँ। तो आपको पुलिस वालों ने कहा था कि ये प्लेट्स यहाँ लाके रख दी हैं जिसमें कीले रख दी हैं? हाँ। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि ये वो शख्स है जिसका कहना है कि इसे कहा गया था कि यहाँ पर जो कीलों का पैनल है वो लाकर रख दिया जाए, और इस शख्स ने अपने एक साथी के साथ उस कील के पैनल को रख दिया है और फिर ये वापस जा रहा है। और हमने आपको दिखाया कि कहां पर वो जो कीलों का पैनल है वो रखा गया है। बात करते करते हम उस कच्चे हिस्से में आ गए हैं जहां ये सामने बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के नीचे हमने आपको 2 दिन पहले दिखाया था कि एक गड्ढा है, और उस गड्ढे से जब हम गाजीपुर से यानी दिल्ली की सीमा से यूपी की सीमा की तरफ बढ़ते हैं तो वहां सामने देखिए वो कांटे के तार, वो भी हमने आपको कच्चे रास्ते पर लगातार दिखाए थे, और आपके सामने सब कुछ तस्वीरें। अब फिर बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार कीलें किसने हटाई, उस पैनल को यहां पर लाकर रखा गया है दिल्ली की तरफ। सवाल यही है कि आखिरकार बॉर्डर पर क्या कुछ स्थिति बन रही है, क्या कहीं हालात जो हैं वो उस तरफ दोबारा तो नहीं जा रहे, कहीं 26 जनवरी जैसा कोई नजारा तो ना देखने को मिले। इसको लेकर चिंता जो है वो लगातार सुरक्षा एजेंसियों की बढ़ी हुई है। गाजियाबाद में कैमरामैन पंकज गुप्ता के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन गोस्वामी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे थे। टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, और इसके अलावा आशीष सिन्हा अपने एक्सक्लूसिव खुलासे के साथ मेरे साथ में मौजूद है। लेकिन विजय चौक चलते हैं सीधे राकेश कुमार सिंह के पास। राकेश, चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में भी किसानों को याद करना प्रधानमंत्री नहीं भूले। उनका कहना यह था कि चौरी चौरा कांड से लेकर के बाकी आजादी दिलाने में भी किसानों की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन मेरा सवाल यह है कि 6 फरवरी के लिए गृह मंत्रालय का प्लान क्या है, और जिस तरह से विपक्ष की अब लामबंदी बहुत तेज हो गई है, इतनी तेज कि 8-8, 10-10 विपक्षी पार्टियां गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचने लगी हैं, तो इन्हें टैकल करने के लिए अब सरकार क्या करेगी आगे? देखिए राशिद, किसान आंदोलन विपक्ष के तर्कस में एक ऐसा हथियार लगा है जिस पर सरकार को घेरने के लिए पूरी रणनीति विपक्ष अपनी बना रही है। जिस तरह से आपने देखा कि आज
कई विपक्षी दल के नेता जो हैं गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और कल अपने शिवसेना नेता को देखा था। तो ये लगातार लामबंदी हो रही है विपक्ष की। जहां तक 6 फरवरी की बात है कि आखिरकार किस तरह से, तो दिल्ली पुलिस इस पूरे मसले को लेकर लगातार इंटेलिजेंस इनपुट्स जो हैं इकट्ठा की जा रही है और सुरक्षा पूरी तौर पर चाक चौबंद होगा। जहां तक आपने देखा कि गाजीपुर हो, सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर, जिस तरह से वहां पर एक तरह से सुरक्षा का जो घेरा बनाया गया है, वो अवैध सुरक्षा उस दिन भी देखने को मिलेगी। सीधे तौर पर जो खुफिया एजेंसियों, अगर गृह मंत्रालय के आला अधिकारी की माने तो उनका कहना है कि जो खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट है उसके आधार पर तीनों जगह भारी सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। ठीक है राकेश, और बाकी जितने भी सहयोगी हैं मेरे साथ में बने रहेंगे, क्योंकि और भी आगे बात होनी बहुत जरूरी है। बात होगी कि चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने किसानों को याद तो किया है, लेकिन इसके अलावा भी कैसे राज्यसभा के अंदर जब दिग्विजय सिंह और महाराज यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया आमने सामने हुए तो चुटकियां ली। चुटकियां लेते हुए आखिरकार किसान कानून को लेकर क्यों दिग्विजय सिंह ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह कहा कि महाराज मेरा आशीर्वाद आपके साथ में है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज किसानों को दे दिया है बड़ा संदेश। नए कृषि कानूनों से किसान सशक्त होगा, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। अब कहीं भी अपनी फसल बेच सकते हैं किसान। किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उठाए गए कदम, ये तमाम बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा कांड के शताब्दी समारोह के दौरान बोली, जहां पर यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे। हमारे देश की प्रगति का सबसे बड़ा आधार हमारा किसान भी रहा है। चौरी चौरा के संग्राम में तो किसानों की बहुत बड़ी भूमिका थी। किसान आगे बढ़ेंगे, आत्मनिर्भर बने, इसके लिए पिछले 6 सालों में किसानों के लिए लगातार प्रयास किए गए हैं। इसका परिणाम देश ने कोरोना काल में देखा भी है। महामारी की चुनौतियों के बीच भी हमारा कृषि क्षेत्र मजबूती से आगे बढ़ा और किसानों ने रिकॉर्ड उत्पादन करके दिखाया। हमारा किसान अगर और सशक्त होगा तो कृषि क्षेत्र में ये प्रगति और तेज होगी। इसके लिए इस बजट में कई कदम उठाए गए हैं। मंडियों किसानों के फायदों का बाजार बने, इसके लिए 1000 और मंडियों को इनाम से जोड़ा जाएगा। यानी मंडी में जब किसान अपनी फसल बेचने जाएगा तो उसे और आसानी हो जाएगी। वो अपनी फसल कहीं भी बेच सकेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इसका भी सीधा लाभ किसान को होगा। ये सब फैसले हमारे किसान को आत्मनिर्भर बनाएंगे, कृषि को लाभ का व्यापार बनाएंगे। इन सभी खबरों के बीच राज्यसभा पर भी इंडिया न्यूज की नजर है। राज्यसभा में ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवरों पर आज दिग्विजय सिंह ने चुटकी ली है। सिंधिया ने राज्यसभा में मोदी सरकार का पक्ष रखा। दिग्विजय सिंह बोले, वाह जी महाराज वाह। सिंधिया ने कहा, देश कोरोना से जूझ रहा है, ऐसे समय में भी विपक्ष सवाल उठाने में लगा है। कांग्रेस वैक्सीन पॉलिटिक्स के आरोप लगा रही है। तो फिर दिग्विजय सिंह ने कहा, सिंधिया जी जिस तरह यूपीए का पक्ष रखते थे वैसे ही एनडीए का रख रहे हैं। वाह जी महाराज वाह, हमारा आशीर्वाद आपके साथ है। सुनिए, इस चुटकी को भी सुनिए आप। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। कोरोना सभापति महोदय एक अदृश्य शत्रु था।
जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल 2 शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को आपने सुना, और दिग्विजय सिंह ने कैसे कहा कि वाह महाराज वाह, आप जिस भी पार्टी में रहे हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है। इसे बोलते हैं राजनीति का शिष्टाचार, और शिष्टाचार को आप देखें। उसके बाद एक बार फिर से बॉर्डर की रिपोर्ट आपको हम दिखाएंगे। एक बार फिर से सुने दोनों के बयान को। मैं आपको बधाई देता हूं, आपके माध्यम से माननीय सिंधिया जी को बधाई देता हूं। माननीय सभापति महोदय, जितने अच्छे ढंग से वे यूपीए सरकार में सरकार का पक्ष रखते थे, उतना ही अच्छे ढंग से उन्होंने आज भाजपा का पक्ष रखा है। आपको बधाई हो। वाह जी महाराज वाह, वाह जी महाराज। प्लीज प्लीज हमेशा रहेगा। आप जिस पार्टी में रहे, आगे भी जो हो, हमारा आशीर्वाद आपके साथ था, है और रहेगा। महोदय, एक अदृश्य शत्रु था जिसका मुकाबला करने के लिए भारत के पास केवल 2 शक्तियां थीं। हमारी पहली शक्ति भारत के प्रधान सेवक और रक्षक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसके आधार पर सभी प्रयासों को एक ही मुट्ठी में बांधना, 36 राज्यों को एक ही माला में पिरोकर भारत का मार्ग प्रशस्त करना, इस कोरोना की महामारी के लिए एक युद्ध स्तर की रणनीति बनाना और उसका क्रियान्वयन करना। किसान के नाम पर कितने बवाल हैं और कितने सवाल हैं, अब आप ये देखिए। बवाल 7 समंदर पार तक भी पहुंच गया है। रिहाना से लेकर के मियां खलीफा तक और केजरीवाल की बस वापसी तक कितने विवाद अभी तक जुड़ गए हैं, और आज का अपडेट क्या है ये भी हम आपको दिखा रहे हैं और पहुंचा रहे हैं। विपक्ष का वार, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया कि गाजीपुर बॉर्डर पर विपक्षी नेता 10 अलग अलग पार्टियों के पहुंचे हुए थे। सेलिब्रिटीज आमने सामने हैं। आमने सामने जो सेलिब्रिटीज है ना, उनमें दिलजीत दोसांझ और कंगना रनौत के बीच एक अलग तरीके की लड़ाई चल रही है। लेकिन इन सभी के बीच में रिहाना और मियां खलीफा का जो ट्वीट है ना, इसने अलग बवाल काट दिया है। लेकिन वहीं पर एक क्लाइमेट चेंज से जुड़ी हुई जो एक्टिविस्ट हैं, जिनका नाम ग्रेटा थनबर्ग है, उन्होंने पहले तो ट्वीट किया, उसके बाद डिलीट कर दिया। तो इसीलिए ये कहा जा रहा है कि ये कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी हो सकती है। लेकिन केजरीवाल ने ये बस वापसी का जो प्लान बनाया ना, एक ब्रेकिंग आपको दिखाते हैं, उसके बाद ग्राउंड जीरो चलेंगे हम। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली पुलिस से 576 बसें वापस मांगी हैं। बसें किसान आंदोलन में सुरक्षा बलों की आवाजाही में लगी थीं। दिल्ली परिवहन विभाग ने डीटीसी को यह निर्देश जारी किया है, बिना सरकार की इजाजत के दिल्ली पुलिस को बसें नहीं दी जाएंगी। यह साफ तौर पर अब दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यह कह दिया, यानी परिवहन विभाग ने यह कहा कि बसें अब दिल्ली पुलिस के लिए नहीं जाएंगी। इस तरह की बातें की गई हैं। ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। आशीष सिन्हा मेरे साथ में हैं। इसके अलावा सिंगू बॉर्डर से रिपोर्ट कर रहे हैं ऐश्वर्या जैन, और गाजीपुर बॉर्डर से जतिन मेरे साथ बने हुए हैं। आशीष, अब आपके पास आते हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने बस वापस मांग ली है। दिल्ली के मुख्यमंत्री का यह कहना है कि अगर दिल्ली पुलिस बस मांगे तो मत दें। क्या ये इसे सियासत के दायरे में देखा जाए या फिर कुछ और है? देखिए, दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो बस वापसी की घोषणा की है और मंगा ली, अब जाहिर तौर पर तय है राशिद, ये आप मान के चलिए, क्योंकि डीटीसी की बसें हैं जिससे जो दिल्ली पुलिस के जो लोग हैं वो ट्रेवल करते हैं। 560 में से 360 जो डीटीसी की बसें हैं वो वापस मंगा ली गई हैं। हालांकि डीटीसी के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी बना रहे और आम लोगों को दिक्कत ना हो। दिल्ली सरकार ने दिल्ली पुलिस में ड्यूटी में भेजी गई डीटीसी बसों को डिपो में तुरंत लौटाने का जो निर्देश दिया था, उसके बाद ये बयान आया है। सियासत होगी, आप मान के चलिए, ये तय है। ठीक है, ठीक है। आशीष, दोबारा आपके पास में आते हैं।
और हम जाएंगे सिंगू बॉर्डर पर भी, लेकिन आंदोलन के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय गैंग किस तरह से काम पर लगा है इसकी भी बात करनी बहुत जरूरी है। मियां खलीफा से लेकर के रिहाना तक, ग्रेटा थनबर्ग से लेकर के मीना हैरिस और बाकी जितने भी जो भी इंटरनेशनल मीडिया है वो किस तरह से भारत के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र कर रहा है, ये भी आप देखें। आप एक एक करके आप देखिए। वॉशिंगटन पोस्ट, इस अखबार में भी भारत के खिलाफ और आंदोलन के पक्ष में लिखा गया है। अल जजीरा जैसे मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस भी लिख रहे हैं। बदलते रहें, जितनी जल्दी हो सके इस की ग्राफिक को बदलते आप रहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। मियां खलीफा, रिहाना, वॉशिंगटन पोस्ट, अल जजीरा, जितनी भी तस्वीरें अभी आपको नजर आ रही है ना, इन तस्वीरों के इर्द गिर्द ही अंतर्राष्ट्रीय साजिश घूम रही है। अब एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, ये रिपोर्ट देखें आप। इस रिपोर्ट में भारत में किसान आंदोलन को लेकर अमेरिकी पॉपस्टार रिहाना के किए ट्वीट के बाद हंगामा हुआ। कंगना रनौत ने अपने अंदाज में रिहाना को जवाब दिया तो राहुल गांधी ने भी रिहाना को नसीहत दी और कहा, किसान आंदोलन हमारा अंदरूनी मामला है। लेकिन इससे पहले जब पॉपस्टार रिहाना ने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया तो पारा चढ़ गया। किसानों के प्रदर्शन वाली तस्वीर पोस्ट करते हुए रिहाना ने लिखा, हम किसानों की बात क्यों नहीं कर रहे। इंटरनेशनल पॉप स्टार रिहाना के दुनिया भर में फैंस हैं और ट्विटर पर करोड़ों फॉलोअर्स हैं, इसीलिए उनके ट्वीट का बड़ा मतलब है। लेकिन कंगना रनौत ने रिहाना को जवाब देने में देर नहीं की। ट्वीट किया, कोई भी इनके बारे में बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि ये किसान नहीं हैं, ये आतंकवादी हैं जो भारत को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि चीन हमारे राष्ट्र पर कब्जा कर सके और चाइनीज कॉलोनी बना सके। कंगना रनौत ने आगे लिखा कि चुप हो जाओ मूर्ख, हम तुम्हारी तरह अपना देश नहीं बेच रहे। लेकिन किसानों को आतंकवादी कहने पर कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भड़क गए। ट्वीट किया, मैं ट्विटर इंडिया से अपील करता हूं कि वो कंगना का अकाउंट तुरंत ब्लॉक करें। हरियाणा में शांतिपूर्ण ढंग से आंदोलन कर रहे किसानों को आतंकवादी कहना अत्यधिक भड़काऊ और घृणास्पद है। विडंबना ये है कि ये किसान सबसे बड़े देशभक्त हैं। लेकिन रिहाना के ट्वीट को खुद राहुल गांधी ने गैर जरूरी करार दिया। इसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है, कोई ओपिनियन नहीं है मेरा। ये हमारा इंटरनल मैटर है, ये किसानों का मैटर है। बात क्लियर है कि ये जो कानून है ये वापस लेने हैं। सिंगर रिहाना के ट्वीट पर बॉलीवुड से भी रिएक्शन आए। अक्षय कुमार ने लिखा, किसान हमारे देश का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। किसानों के मुद्दे को हल करने के लिए किए जा रहे प्रयास जगजाहिर हैं। मतभेद पैदा करने वाले किसी व्यक्ति पर ध्यान देने के बजाय एक सौहार्दपूर्ण संकल्प का समर्थन करें। तो अजय देवगन ने ट्वीट करके लिखा, भारत या भारतीय नीतियों के खिलाफ किसी भी प्रकार के झूठे प्रचार की तरफ ध्यान न दें। ऐसे समय में जरूरी है कि हम सभी एकजुट रहें। सीधे सिंगू बॉर्डर का रुख कर लेते हैं। ऐश्वर्या जैन मेरे साथ में हैं, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की भी आपको लाइव रिपोर्ट दिखाएंगे। ऐश्वर्या, आपके पास आते हुए, ये जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र हो रहा है इसे किसान किस तरह से ले रहे हैं और किसानों को क्या लगता है कि आंदोलन कुछ कमजोर है और इसी वजह से उन्हें कभी पॉलिटिकल पार्टीज की जरूरत है और कभी अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की? संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज किया गया है। जितने भी अंतर्राष्ट्रीय सेलिब्रिटीज ने इस पूरे के पूरे आंदोलन को सपोर्ट किया है उसमें साफ तौर पर संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि वो इन तमाम लोगों के साथ में है और उन्होंने एक टिप्पणी भी करी है कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर और जितने भी लोग इस पूरे आंदोलन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं उनके लिए कि कहीं ना कहीं आपको देश के लिए सबसे पहले, देश के किसानों के लिए सबसे पहले आपको बात करनी चाहिए। और हम उन सभी लोगों का स्वागत करते हैं जो इस किसान आंदोलन का पक्ष रख रहे हैं, भले वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या फिर वो देश के अपने सेलिब्रिटीज हो। तो इन तमाम लोगों का स्वागत किया है और कहा है कि अब सिर्फ और सिर्फ सरकार से तभी बातचीत होगी जब खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आगे आकर हमसे बात करें। इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं बचता है कि अगले दौर की बैठक संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से या इन किसानों की ओर से सरकार के पास जाके किसी भी तरीके के प्रस्ताव पर बातचीत हो। लेकिन जतिन, वहां पर मौजूद लोगों से ये कहिए कि प्रधानमंत्री का एक अपना प्रोटोकॉल होता है। प्रधानमंत्री कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी आंदोलन के बीच में आ जाएं, किसी भी मंच पर चले आएं। ठीक है, विपक्षी जा सकते हैं क्योंकि उन्हें हेडलाइन मैनेजमेंट भी करना है और साथ ही उन्हें सुर्खियां भी बटोरनी है। लेकिन प्रधानमंत्री इस तरह से अपना प्रोटोकॉल तोड़ करके आंदोलन के बीच में नहीं आते हैं। क्या ये समझ इन लोगों को है या फिर नहीं? और अगर इतनी बार कृषि मंत्री मिल चुके हैं, एमओएस कॉमर्स इंडस्ट्री मिल चुके हैं, तो ये रिप्रेजेंटेशन तो प्रधानमंत्री का ही करते हैं ना। जतिन, चलिए, जतिन तक आवाज नहीं जा पा रही। आशीष के पास एक बार चलते हैं। आशीष,
आज ही केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि ट्विटर पर जितना भी जहर उगला जा रहा है हैशटैग नरसंहार के नाम से, इसे किसी भी तरह से बैन किया जाएगा। क्या यह माना जाए कि केंद्र सरकार की नजर अब पूरी तरह से सोशल मीडिया पर है? जाहिर तौर पर क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश खराब करने की एक कोशिश की जा रही है, यही वजह है कि कल केंद्र सरकार ने एक बार फिर ट्विटर को एक लेटर लिखा था। अच्छा। और उसमें साफ कहा था कि अगर ट्विटर इस पर कार्रवाई नहीं करता, जो हैशटैग चल रहा है नरसंहार को लेकर, तो फिर इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कार्रवाई करेगी ट्विटर को लेकर, ट्विटर पर। दूसरी बात, कल उस लेटर में सुप्रीम कोर्ट की कई जजमेंट को साइट किया गया था और कहा गया था कि नरसंहार की जो बातें लिखी जा रही हैं वो राइट टू स्पीच या राइट टू फ्रीडम में नहीं आता है। यही वजह है कि अब ट्विटर जो है धीरे धीरे जो अकाउंट्स हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं या हैशटैग चला रहे हैं उनको बंद करने की शुरुआत कर लेकिन हैशटैग के नाम पर आखिरकार कितना ज्यादा आपस की जंग चल रही है, और वो भी बॉलीवुड इंडस्ट्री में, ये दिखाने के लिए एक रिपोर्ट है मेरे पास। रिहाना को लेकर ट्विटर पर सबसे मजेदार जंग कंगना रनौत और पंजाबी एक्टर सिंगर दिलजीत दोसांझ के बीच हुई। इससे पहले दिलजीत ने रिहाना के ट्वीट को पसंद करते हुए उनके ऊपर गाना बना डाला और ट्विटर पर लिख भी दिया। इस बात पर कंगना चिढ़ गईं और दोनों के बीच लंबा वार पलटवार चला। दिलजीत ने कंगना को अपना काम करने की नसीहत दी तो कंगना रनौत ने जवाब दिया कि मेरा एक ही काम है, देशभक्ति, वही करती हूँ सारा दिन, मैं तो वही करूंगी, लेकिन तुझे तेरा काम नहीं करने दूंगी खालिस्तानी। दिलजीत ने भी ट्वीट करके कंगना को जवाब दिया, लिखा, तेरे अकेले का नहीं है ये देश, क्या हो गया तुझे, देश सबका है भाई, होश में आ, इंडिया हमारा भी है भाई, तू जा यार, बोर मत कर। कंगना और दिलजीत के बीच ट्विटर पर यह लड़ाई चलती रही, यहां तक कि दिलजीत ने जवाब देने से इनकार कर दिया। फिर भी कंगना ने लिखा कि सिर्फ बोल दे तू खालिस्तानी नहीं है, क्यों इतनी बातें घुमा रहा है, बस बोल दे, क्यों नहीं बोल सकता, सारा डिस्कशन खत्म हो जाएगा, मेरा डाउट भी क्लियर हो जाएगा, प्लीज बोल दे। इन सभी खबरों के बीच आखिरकार किसानों ने महापंचायत में 5 प्रस्ताव क्या पास किए हैं, ये जानने के लिए आपको इन्फोग्राफिक स्टूडियो में लेकर के चलते हैं। तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस ले, ये महापंचायत में प्रस्ताव पास हुआ है। जींद महापंचायत की मैं बात कर रहा हूं, कंडीला खाप के सामने। एमएसपी का कानून बनाया जाए, स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू होनी चाहिए, पकड़े गए लोगों और जब्त किए गए ट्रैक्टर छोड़े जाएं, किसानों का कर्ज माफ किया जाए। अगर पकड़े गए लोगों को छोड़े जाने की बात राकेश टिकैत कह रहे हैं तो क्या ये माना जाए लाल किले के जो गुनहगार हैं उन्हें किसी भी तरह से अपराधी नहीं मानते हैं राकेश टिकैत? ये इंडिया न्यूज का सवाल है। लेकिन किसानों ने रख दी है नई शर्त। किसानों ने कहा बात होगी तो पीएम मोदी से ही होगी, बात हो तो गृह मंत्री अमित शाह वहां पर मौजूद रहें, कृषि मंत्री या किसी और भी मंत्री से हम बात नहीं करेंगे, हमने 12 बार 13 बार बात कर ली है, इसलिए हमें विश्वास नहीं है। इस तरह की बातें किसानों की तरफ से कही गई हैं। लेकिन इसी वक्त में विपक्ष कितना ज्यादा धारदार हो गया है और विपक्ष किस तरह से इस मंच को हाईजैक करने की कोशिश कर रहा है, ये आप देखें। आज हमने आपको बताया कि 10 विपक्षी दलों के अलग अलग नेता पहुंचे हुए थे दिल्ली यूपी बॉर्डर पर। संजय राउत पहुंच चुके हैं, राहुल गांधी समर्थन दे चुके हैं, जयंत चौधरी भी पहुंचे थे, सुखबीर बादल ने भी बॉर्डर का दौरा कर लिया है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से लेकर के आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी का संदेशा लेकर के डेरेक ओब्रायन भी बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। लेकिन क्यों आखिरकार केंद्र सरकार की नजर वीडियोस पर है और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर है? अब आप ये देखें। गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली के दौरान हुई हिंसा को लेकर दाखिल याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में किसी भी तरह की दखल से इनकार किया। लेकिन हां, इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं कुछ विजुअल्स, कुछ तस्वीरें हैं, तस्वीरें जिनके जरिए हो रहे हैं बड़े खुलासे। देखिए आप। सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने सिरे से खारिज कर दिया। आज लाल किले पर इन लोगों ने, मुट्ठी भर लोगों ने तिरंगे को शर्मसार कर दिया। लाल किले पर हुई हिंसा की सबसे सच्ची तस्वीरें। इंडिया न्यूज पर एक एक तस्वीर की पड़ताल। साफ साफ हो रही है हमलावरों की पहचान। बेनकाब हुए पुलिस पर हमला करने वाले चेहरे। गणतंत्र दिवस पर किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान दिल्ली में हुई हिंसा की जांच की मांग को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को खारिज कर दिया। इससे पहले की पूरी खबर आपको समझाएं, सबसे पहले 26 जनवरी को लाल किले पर हुई हिंसा की ये तस्वीरें देखिए।
लाल किले पर हुई हिंसा की एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सिर्फ इंडिया न्यूज के पास हैं। इन तस्वीरों में दिल्ली पुलिस पर हमला करने वालों को आसानी से पहचाना जा सकता है। आइए अब बेहद बारीकी से इस वीडियो को समझिए। ये देखिए, ये पहला हमलावर, ये दूसरा हमलावर और ये तीसरा हमलावर। देखिए दिल्ली पुलिस पर ताबड़तोड़ हमला कर रहे इन तीनों शख्स को। इनके एक हाथ में रॉड और दूसरे हाथ में तलवार है। बिना किसी संकोच के ये दिल्ली पुलिस के जवानों पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि उनके हमलों के बीच एक पुलिस अधिकारी उन्हें समझा रहा है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं। इंडिया न्यूज के इस एक्सक्लूसिव वीडियो में हमलावरों के चेहरे साफ साफ पहचाने जा सकते हैं। 26 जनवरी को किस तरह से प्रदर्शनकारियों ने लाल किला पर उत्पात मचाया था, उसके 3 एक्सक्लूसिव वीडियो इंडिया न्यूज के पास हैं। पहले वीडियो में आप देख सकते हैं कि प्रदर्शनकारी जबरदस्ती एक घोड़े को लाल किले की प्राचीर पर चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं।